नमस्कार दोस्तों। आज हम अपनी विन 60 डेज सीरीज शुरू करने जा रहे हैं यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस के लिए, जिसमें हम यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस को 60 दिनों में पूरा ख़त्म करेंगे। इसमें कुल 10 यूनिट है और जिसमें है पॉलिटिकल थिंकर, थ्योरी, कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशन, इंडियन फॉरेन पॉलिसी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक पॉलिसी, ऐसे 10 यूनिट हैं इसमें। और हम हर एक यूनिट को जितना उसमें हो सकता है उतना देखने का कोशिश करेंगे। साथ ही हम उसके आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी प्रोवाइड कराएंगे, जिससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी ढंग से चलती रहेगी। इसमें जो हमारी पहली यूनिट होगी वो है आईआर। हम इंटरनेशनल रिलेशन से अपना शुरुआत करेंगे। इंटरनेशनल रिलेशन में ना हर साल इससे 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं। 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं और ये क्वेश्चन ना अगर आप अच्छे तरीके से इसको तैयार कर लिए हैं, इसका बेसिक आपका क्लियर है, तो इसके अधिकतर क्वेश्चन आपके सही हो जाते हैं। थिंकर थ्योरी में बहुत ज़्यादा है सिलेबस उसका, और और उसमें ना क्वेश्चन कई बार बुक से पूछे जाते हैं, थिंकर के बुक से पूछ लेते हैं और आउट ऑफ द सिलेबस भी उसमें क्वेश्चन आते हैं। लेकिन आईआर में यदि आप अच्छे से कर लिए हैं तो आपके अधिकतर क्वेश्चन सही हो सकते हैं। तो हमारी पहली यूनिट होगी इंटरनेशनल रिलेशन। इंटरनेशनल रिलेशन में को पढ़ने के लिए इसकी शुरुआत आपको करनी पड़ेगी अप्रोचेस से। अप्रोचेस इन आईआर, इसको अपनी सुविधा के लिए हम लोग दो भाग में बांट लेते हैं, है ना। अपनी सुविधा के लिए इसे हम दो भाग में बांट लेते हैं। एक है परंपरावादी दृष्टिकोण, जिसमें आता है आदर्शवाद मतलब आइडियलिज्म, यथार्थवाद मतलब रियलिज्म, उदारवाद लिबरलिज्म, परंपरावाद ट्रेडिशनलिज्म और मार्क्सिज्म मार्क्सवाद। ये 5 चीज़ें आती हैं परंपरागत अप्रोच जो होती है आईआर की। और जो उसकी आधुनिक अप्रोच है उसमें आती है एक तो बिहेवियरिज्म मतलब व्यवहारवाद, और दूसरी है व्यवस्थावाद। इसे और अच्छे से यदि हम देखें तो यथार्थवाद को हम 6 भागों में बांट सकते हैं। जैसे एक होता है स्ट्रक्चरल रियलिज्म, एक तो होता है क्लासिकल रियलिज्म। ठीक है, क्लासिकल रियलिज्म मॉर्गेनथाउ का था जिसमें मॉर्गेनथाउ ने अपने 6 सिद्धांत दिए थे। इसके बाद आता है स्ट्रक्चरल रियलिज्म, जिसे हम केनेथ वर्ल्ड्स की से जानते हैं, नियो रियलिज्म भी इसको बोलते हैं। एक होता है स्ट्रेटेजिक रियलिज्म, एक होता है ऑफेंसिव रियलिज्म, है ना, ये मर्शाइमर का था। एक है पेरीफेरल रियलिज्म, एक है नियो क्लासिकल और एक है तार्किक चयन। तो इसको 6 भागों में हम बांट के पढ़ेंगे। साथ ही अगर हम लिबरलिज्म को देखें तो इसको भी हम 4 भाग में बांट सकते हैं। जैसे रिपब्लिकन रियल लिबरलिज्म हो गया, कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंसी, ये कोहेन और जोसेफ नाई का है, सोशल लिबरलिज्म और फंक्शनलिज्म या नियो फंक्शनलिज्म। तो इसे हम 4 भागों में बांट सकते हैं। इसी तरह से यदि हम मार्क्सिज्म को देखें तो इसे भी हम 4 भागों में बांट सकते हैं, डिपेंडेंसी थ्योरी, क्रिटिकल थ्योरी, ग्राम्सी वाद जो होता है, और विल वॉरेन की थ्योरी। हम बिहेवियरिज्म को देखें तो इसे भी हम 4 भागों में बांट के पढ़ेंगे, सिस्टम थ्योरी, गेम थ्योरी, डिसीजन मेकिंग थ्योरी और कम्युनिकेशन थ्योरी। तो ऐसे देखने में ये मतलब ये हम देखें कि ये हम इनको 7 भागों में बांटे थे और इसको हम और खोलेंगे तो ये करीबन 15 अवधारणाएं हमको मिलती हैं, 15 अप्रोचेस हमें आईआर की मिल जाती हैं, और ये बहुत सरल हैं और इनसे हर साल सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं। तो हम यहीं से शुरुआत करेंगे अपनी। हम आज देखेंगे आदर्शवाद। जिसे आइडियलिज्म भी कहा जाता है। इसकी शुरुआत आप देखोगे पॉलिटिकल साइंस में ना, तो इसकी शुरुआत होती प्लेटो से। प्लेटो ने 4 सेंचुरी बीसी में आदर्शवाद की शुरुआत की थी, और उसने कहा था कि मूल तत्व है वो चेतना है, आइडिया है ना। लेकिन आधुनिक समय में आदर्शवाद की शुरुआत अगर आप देखेंगे कि आदर्शवाद का प्रणेता कौन है आईआर में, तो इसका जवाब है कॉन्डरसेट।
तो कॉन्डरसेट ने शुरू किया और कॉन्डरसेट बोला कि युद्ध और इन सब चीज़ों को, युद्ध को हमको परमानेंटली ख़त्म करना है आईआर से। युद्ध को हमें आईआर से ख़त्म करना है। इसने विज्ञान, शिक्षा, तर्क की बात की। कॉन्डरसेट ना विज्ञान, तर्क, शिक्षा की बात की। इसके बाद हम पहले देखेंगे कि प्रमुख अवधारणाएं क्या हैं आदर्शवाद की, जिससे हम आदर्शवाद को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इसकी प्रमुख अवधारणाएं। आदर्शवाद की प्रमुख अवधारणाओं में पहली है कि ये यूनिवर्सल पीस की बात करता है, कि हमें शांति लानी है, पूरे विश्व में हमको शांति लानी है, इसकी बात करता है आदर्शवाद। दूसरी, ये ना रिपब्लिक लिबरलिज्म की बात करता है, कि पूरे विश्व में हमें रिपब्लिकन सिस्टम लाना है, मतलब हमें लोकतंत्र लाना है, लोकतंत्र की बात करता है। तीसरा, ये सामूहिक सुरक्षा, कलेक्टिव सिक्योरिटी की बात करता है, कि सभी देश एक साथ मिलकर एक दूसरे की मदद करेंगे और एक देश पर आक्रमण पूरे विश्व पर, बाकी सभी देशों पर आक्रमण माना जाएगा। और इसी के लिए लीग ऑफ नेशंस और यूएन जैसे संस्थाएं बनती है, जिसमें सभी देश शामिल होते हैं, और ये कलेक्टिव सिक्योरिटी की अवधारणा पर आधारित है। साथ ही ये लोकतंत्र के विकास की बात करता है, कि हमको लोकतंत्र का विकास करना है, डेमोक्रेसी की बात करेगा ये। अंतर्राष्ट्रीय समझौतों की बात करता है, कि इस आपसी विवाद को समझौते द्वारा हल करना चाहिए, ना कि हमें विवादों का युद्ध द्वारा नहीं, बल्कि समझौतों और शांति द्वारा विवाद को निपटाना है हमें, ऐसी बात करता है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय नियम की बात करता है, कि जो विश्व है वो नियम आधारित होना चाहिए, एक नियम हो, उसके आधार पे विश्व चले। ये बोलता है कि नैतिकता, मोरालिटी, नैतिकता पे बल देता है, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं पर बल देता है, इंस्टीट्यूशंस पर। ये बोलता है कि जो जो युद्ध है ना, युद्ध है, ये संक्रमणकालीन है, मतलब ये हमेशा नहीं रहेगा, कुछ समय के लिए होता है, और बाकी समय ना पीस होनी चाहिए, विश्व में पीस होती है। तो ये बोलता है युद्ध हमेशा नहीं होता, जैसे यथार्थवादी बोलते हैं कि युद्ध हमेशा होता है, इन्हें बोले कि युद्ध संक्रमणकालीन है, कुछ समय का है। और अगली बात ये बोलते हैं कि एक वर्ल्ड गवर्नमेंट होनी चाहिए, विश्व सरकार होनी चाहिए, जिसके पूरा विश्व चलेगा, वर्ल्ड गवर्नमेंट की बात करता है आदर्शवाद। तो आदर्शवाद के अब हम ये मुख्य अवधारणाएं देख ली, इसके साथ अब हम देखेंगे कि इसके मुख्य विचारक कौन कौन से हैं। जैसे हमने देखा कि कॉन्डरसेट इसके प्रणेता हैं, उसके बाद कांट आते हैं। कांट है ना परपेचुअल पीस की बात करते हैं, चिर स्थायी शांति, कि विश्व में परपेचुअल पीस आनी चाहिए। और ये बोलते हैं कि परपेचुअल पीस कब आएगी, जब विश्व में ना लोकतंत्र होगा, जब लोकतांत्रिक सरकारें होंगी अलग अलग देशों में। और इनका कहना था कि दो लोकतांत्रिक देशों के बीच कभी युद्ध नहीं होता, तो यदि पूरा विश्व लोकतांत्रिक हो जाएगा तो युद्ध नहीं होगा, तो ऐसा परपेचुअल पीस होगी, चिर स्थायी शांति होगी, हमेशा शांति होगी, ऐसा कांट का कहना था। इसके बाद इसके प्रमुख विचारक के रूप में जाने जाते हैं वुडरो विल्सन। ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब चल रहा था तब ये अमेरिका के राष्ट्रपति थे वुडरो विल्सन। और वुडरो विल्सन ने ना कई चीज़ें दी इसको लेके, जैसे वुडरो विल्सन ने 1919 में जो पेरिस की शांति संधि होती है, पेरिस की संधि होती, शांति संधि होती है, जिसमें वुडरो विल्सन ने कराया। इसके साथ ही वुडरो विल्सन ने अपने 14 सूत्री कार्यक्रम दिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। इसके बाद उन्होंने लीग ऑफ नेशन मतलब राष्ट्र संघ का निर्माण कराया।
साथ ही उन्होंने ओपन डिप्लोमेसी की बात की। ओपन डिप्लोमेसी का मतलब है कि दो देशों के बीच जब समझौता होगा तो वो खुले तौर पे होना चाहिए, गुपचुप संधियां नहीं होनी चाहिए दो देशों के बीच, ऐसा वुडरो विल्सन का कहना। तो वुडरो विल्सन से सवाल आ सकता है कि वुडरो विल्सन ने क्या क्या दिया है। तो उनकी चार बातें आपको पता होनी चाहिए, जैसे 1919 की पेरिस संधि, उनका 14 सूत्री कार्यक्रम, लीग ऑफ नेशन, और चौथी चीज़ है ओपन डिप्लोमेसी। ठीक है। इसके बाद एक सवाल जो नेट में पूछा जा सकता है कि 1929 में ना, 1929 में कैलोंग ब्रिया पैक्ट होता है। पैक्ट होता है किन दो देशों के बीच होता है? दो देश होते हैं, यूएसए और इधर होता है फ्रांस। तो किस कब होता है? 1929 में होता है यूएसए और फ्रांस के बीच। और इन लोग ना विदेश नीति के तौर पे युद्ध का त्याग करने की बात करते हैं कि अब हम विदेश नीति के रूप में युद्ध को नहीं मानेंगे और हम जो भी हमारे विवाद होंगे या फिर जो भी होगा उसे हम बातचीत के जरिए सुलझाएंगे। तो केलोंग ब्रिया पैक्ट होता है 1929 में। इसके साथ ही कुछ और विचारक हैं जैसे कि जे ए हॉब्सन। जे ए हॉब्सन। तो जे ए हॉब्सन बोलते हैं कि जो इम्पेरियलिज्म है, मतलब उपनिवेशवाद है, उपनिवेशवाद के कारण युद्ध होता है। हॉब्सन का कहना था कि युद्ध का कारण है उपनिवेशवाद। मतलब युद्ध का कारण क्या है? कि इम्पेरियलिज्म के कारण युद्ध होता है। और उन्होंने कुछ बुक्स लिखी हैं, उनकी बुक्स उनकी पूछी जा सकती है। तो बुक्स हम देख लेते हैं। ये बुक्स बिल्कुल पूछी जाती हैं, तो आपको याद करना है धीरे धीरे, अभी शुरू में नहीं होगा, कई बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। जैसे उनकी एक बुक है इवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न कैपिटलिज्म, ऑफ मॉडर्न कैपिटलिज्म। ठीक है, ये उनकी पहली एक बुक है। दूसरी उनकी बुक है द मोरल्स ऑफ इकोनॉमिक इंटरनेशनलिज्म, मतलब कि द मोरल्स ऑफ इंटरनेशनलिज्म। तीसरी बुक उनकी एक है, तीसरी बुक है टुवर्ड्स द इंटरनेशनल गवर्नमेंट, टुवर्ड्स द टुवर्ड्स द इंटरनेशनल गवर्नमेंट। इसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई है इसलिए अच्छे से लिखा नहीं रहा है। तो टुवर्ड्स द इंटरनेशनल गवर्नमेंट। ठीक है। तो ये है जे हॉब्सन की बुक्स। और जे हॉब्सन बोलते थे कि उपनिवेश की वजह, वाद की वजह से युद्ध होता है। इसके एक और प्रमुख विचारक हैं नॉर्मन एंजल्स, ये बहुत पूछा जाता है। तो नॉर्मन एंजल्स बोलते थे, इनकी बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, बुक आपको याद होनी चाहिए इनकी, द ग्रेट इल्यूजन। द ग्रेट इल्यूजन। तो नॉर्मन एंजल द ग्रेट इल्यूजन में बोलते हैं कि युद्ध में कोई नहीं जीतता। आज का जो समाज है वो कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंट है, मतलब कि जो पूरा विश्व है वो एक दूसरे पे निर्भर हो चुका है। अब युद्ध में कोई भी नहीं जीतता। जो जीतने वाला पक्ष होता है वो भी, उसको भी इतनी ज़्यादा जन हानि होती है, धन हानि होती है, जो इतने ज़्यादा उसके लोग लोग मतलब उसकी अर्थव्यवस्था इतनी खराब हो जाती है कि वो भी जीत के भी हार जाता है। तो जो युद्ध में जीत है वो इल्यूज़न है। इल्यूज़न मतलब कि एक भ्रम है, जीतने वाले को लगता है कि मैं जीत गया हूँ लेकिन वो भी हार जाता है। तो उनके बुक का नाम ही लिखा था ग्रेट इल्यूज़न, कि एक महान भ्रम है, युद्ध में जीतना एक महान भ्रम है, कोई नहीं जीतता युद्ध में। तो उनकी ये बात लोगों को बहुत समझ आई, देशों को, कि हाँ सही है, देश एक दूसरे से निर्भर हो चुके हैं और युद्ध में अब कोई नहीं जीतेगा। तो इनकी नॉर्मन एंजल्स एक प्रमुख विचारक हैं आदर्शवाद के। आदर्शवाद के ये दो तीन थिंकर ही हैं। एक नया
विचार आता है नियो आइडियलिज्म, नव आदर्शवाद। तो नव आदर्शवाद शुरू होता है 1990 के दशक के बाद, जब आता है एलपीजी रिफॉर्म आता है, मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन आता है। तो वैश्वीकरण के कारण कई चुनौतियां भी आती हैं, ठीक है। तो वैश्वीकरण के कारण जो आई चुनौतियां हैं उनको दूर करने के लिए आता है नियो आइडियलिज्म। मतलब कि भूमंडलीकरण के कारण कई देशों का शोषण बढ़ता है। जो विकसित देश हैं जो वो विकासशील और अविकसित देशों का शोषण करते हैं। वहाँ की बड़ी बड़ी कंपनियां आकर यहाँ पे लोग देशों को लूटती हैं। तो इसके लिए न्यू आइडियलिज्म आता है ना। मतलब विश्व एक ध्रुवी हो जाता है और अमेरिका का प्रभुत्व बढ़ जाता है 1990 के बाद। मतलब हेजेमनी बहुत बढ़ जाती है अमेरिका की। तो नियो आइडियलिज्म आता है और वो उसके दो तीन थिंकर हैं। एक है डेविड हेल्ड। डेविड हेल्ड तो डेविड हेल्ड जो थे ना, उन्होंने कॉस्मोपॉलिटेंट डेमोक्रेसी की बात करते हैं। वो कॉस्मोपॉलिटेंट डेमोक्रेसी कि हमको ना सर्वदेशीय लोकतंत्र लाना है। मतलब कि जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं क्या है, आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है या फिर यूएन है, इनका भी हमको लोकतंत्रीकरण करना है कि आईएमएफ में सभी देशों का वैल्यू बराबर हो। क्योंकि अभी देखते हैं कि आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, इनमें ना अमेरिका और यूरोपीय देश हैं, इनका प्रभुत्व है। तो डेविड हिल बोलते हैं कि कॉस्मोपॉलिटन डेमोक्रेसी होनी चाहिए। मतलब वैश्विक संस्थाएं जो हैं उनमें भी लोकतांत्रिकरण होना चाहिए, उनमें भी डेमोक्रेसी होनी चाहिए। एक अन्य थिंकर है जिनका नाम है एक अन्य थिंकर है जिनका नाम है रिचर्ड फॉक। रिचर्ड फॉक बोलते हैं कि अब ना वैश्विक सामाजिक आंदोलन होने चाहिए। मतलब हमें वैश्विक सामाजिक आंदोलन, मतलब इंटरनेशनल हमको सोशल मूवमेंट हो। अब ऐसा समय आ गया कि इंटरनेशनल सोशल मूवमेंट होना चाहिए। किन चीज़ों को लेके? ऐसे विषय जो अंतर्राष्ट्रीय महत्व के, जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो गया, जैसे पर्यावरण मतलब प्रदूषण हो गया, या फिर अन्य विषय, उनको लेके वैश्विक सामाजिक आंदोलन होना चाहिए, ऐसा रिचर्ड फॉक बोलते हैं। वैश्विक सिविल सोसाइटी होनी चाहिए, मतलब कि ग्लोबल सिविल सोसाइटी। तो ग्लोबल सिविल सोसाइटी या वैश्विक नागरिक समाज की बात कौन करता है? रिचर्ड फॉक करता है। INGOs होने चाहिए। INGOs मतलब होता है इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। तो इनकी बात करते हैं रिचर्ड फॉक, और इसीलिए इनको रेडिकल आइडियलिज्म बोलते हैं। इनके विचार को, रिचर्ड फॉक के जो विचार हैं, इनको बोलते हैं रेडिकल। ये पूछ सकता है कि रेडिकल आइडियलिज्म किसको बोलते हैं, किसके विचारों को? तो ये रिचर्ड फॉक के विचार हैं। इन्होंने वैश्विक सामाजिक आंदोलन, ग्लोबल सिविल सोसाइटी और INGOs की बात की थी। तो ये हो गया हमारा नव आदर्शवाद। तो हमने आज आदर्शवाद देखा और नव आदर्शवाद देखा। इसके अगले वीडियो में हम अब यथार्थवाद देखेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।